गीतिका बेटा, तुम्हारी माँ को दवा देने का वक्त हो गया। दवाई दी कि नहीं? हाँ माँ जी, अभी देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर के काम थोड़े देर में कर लिया करो। पहले समधन जी का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे ही सविता जी ने अपनी बहू गीतिका को आवाज़ दी, वो जल्दी से कमरे में गई और पलंग पे सोई हुई माँ को उसने हाथों से सहारा लगाकर उठाया और अपनी गोद में उनका सिर रखकर फिर उनका मुख खोला और उन्हें दवाई दी। उसके बाद रोज की तरह माँ से बात करने लगी। गीतिका बोली, पता है माँ, आज साहिल सुबह ऑफिस के लिए घर से जल्दी निकल गए। उनके किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उनकी। मुझे कह कर गए थे कि गीतू, आज मेरी तरफ से माँ से माफ़ी मांग लेना। आज उनसे बात किए हुए मैं जा रहा हूँ। माँ, मुझे तो समझ नहीं आता है लोग कैसे अपनी बेटे को कोख में ही मार देते हैं। अपने अंश को अपने से अलग करना कितना कठिन होता होगा ना। अब तुम सोच रही हो ना, यह गीतू आज ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ, पड़ोसी में जो शर्मा आंटी है ना, अरे वही जिनके बेटे अमन की शादी पिछले साल हुई थी। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया तो बेटी होने पर उसने गर्भ में मारने का फैसला ले लिया और आज पता चला कि शर्मा आंटी ने बहू का गर्भपात करवा दिया। माँ, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज तक मैं सुनते आई हूँ, लेकिन अब तो अपनी आंखों से देख भी रही हूँ। सच में माँ, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे जो तुमने इतनी मुश्किल के बाद भी मुझे पैदा किया, वरना मेरे जैसे अभागन को तो पिता ने कोख में ही मार दिया होता। मैं लड़की थी, इसलिए तो पैदा होते ही तुझे मेरे साथ अकेले ही इस सफ़र में छोड़ दिया। ये तो माँ तू ही थी जिसने मुझे इस समाज से लड़कर भी अच्छी परवरिश दी। माँ, मैंने कभी पिता को नहीं देखा, लेकिन तुम्हें मैंने माँ और पिता दोनों का प्यार महसूस किया है। मेरे लिए तो तू ही मेरी जिंदगी है माँ। एक तू ही तो थी जो मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाती हो। तो आज मैं कैसे तेरे मन की पीड़ा को नहीं समझूंगी। माँ, तेरा और मेरा रिश्ता तो उसी दिन जुड़ गया था जब मैं तेरी कोख में आई थी। तो फिर तू ही बता, कैसे मैं जीवन के इस मोड़ पर तुझे अकेला छोड़ दूं, जब तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ, मैं तो तेरी परछाई हूँ और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ सकती ना। वो तो जीवन भर साथ निभाएगी। जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी। माँ, तो क्या हुआ, आज तू बोल नहीं सकती? मैं तेरे बिना बोले ही तेरे मन को पढ़ सकती हूँ, जैसे बचपन में तू समझ जाती थी। गीतिका की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ पलंग पर एक बेजान शरीर लेटी हुई आभा जी भी कुछ कहना चाहती थी, मानो कह रही हो कि तुम्हें जन्म देने का मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आखिर कैसे मार देती मैं तुम्हें कोख में। मेरा अपना अंश भी थी तुम। मेरा प्यार, मेरा समर्पण और उन सबसे भी बड़ा मुझे पूर्ण करने वाली तुम ही तो थी। गीतिका सोच रही थी, काश सबसे पहले किसी तरह ठीक हो जाए, एक बार फिर से वो अपनी माँ की आवाज़ सुन पाए, फिर से उनकी गोदी में सिर रखकर सुकून भरी नींद ले पाए। लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। पूरे 3 साल हो गए आभा जी को कोमा में गए हुए। उस भयानक एक्सीडेंट में आभा जी तो बच गई, लेकिन सिर्फ उनका शरीर ही बचा था, वो भी एक बेजान लाश की तरह। उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली थी वो। और गीतिका भी रोज रोज उनसे मिलने नहीं जा सकती थी, बहुत परेशान थी। वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। पिता को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। यह तो उसकी माँ आभा जी का ही त्याग और समर्पण था, जो उसे साहिल जैसा पति और सविता जैसी सुलझी हुई सास मिली। गीतिका की परेशानी को सविता जी ने भांप लिया और उन्हें गीतिका की परेशानी को समझते हुए उसे आभा जी को अपने साथ रखने के लिए कहा। एक बार तो गीतिका को विश्वास नहीं हुआ
कि सास कैसे इतनी नरम दिल हो सकती है, जो बहू की माँ को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाए। किंतु जब उसने सविता जी के मुख से यह बात सुनी कि बेटी और माँ का रिश्ता क्या होता है, मैं भी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी तो एक बेटी हूँ, आज सास बन गई हूँ, लेकिन माँ बेटी के रिश्ते की अहमियत को नहीं भूली हूँ। जीवन दायने के लिए अगर कुछ करने का मौका मिले तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तुम्हारा रिश्ता हमसे पहले आभा जी से है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। आज तुम्हारा ये अस्तित्व आभा जी की वजह से है और यह तुम्हारा हक है कि तुम अपना फर्ज निभाओ। मैं और साहिल तुम्हें कैसे रोक सकते हैं। बहू बन जाने का मतलब यह तो नहीं होता कि अपनी माँ के लिए तुम उनकी बेटी नहीं हो। एक बेटी की भी तो अपनी भावना होती है। तुम्हारी इन भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। अपनी सास के मुख से यह सब सुनकर गीतिका के मन में उनके लिए आदर और भी बढ़ गया था। सविता जी और साहिल ने इन 3 सालों में कभी गीतिका को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आभा जी उनके लिए कोई मुसीबत है, बल्कि साहिल तो दामाद न बनकर एक बेटे की तरह ही उनकी देखभाल करता था। उन दोनों के साथ की वजह से ही तो आज भी गीतिका अपना फर्ज निभा रही थी। लोग बेटों के लिए तरसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं बेटा और बेटी दोनों उनका ही अंश होते हैं। अगर भावना दिल से जुड़ी होगी तो दोनों ही अपना फर्ज निभाएंगे, और अगर मन नहीं होगा तो दोनों मुंह फेर लेंगे। गीतिका ने बचपन से ही अपना साथ माँ को खड़े पाया, तो आज वो कैसे उनसे मुंह फेर सकती है। आज भी उनके मन में एक आशा है कि एक दिन माँ फिर से पहले की तरह उनसे बात करेगी, और ये सविता जी की समझ से ही संभव हो पाया था कि गीतिका एक बेटी और बहू दोनों का फर्ज बखूबी निभा रही थी। आज तक जो माँ परछाई बनकर हर कदम पर उनका साथ देती आई थी, उसके हर दुख और तकलीफ से हुई पीड़ा को अपनी ममता से कम करने का प्रयत्न करती थी, आज उस माँ की बेटी अपनी माँ की परछाई बनकर अपना कर्तव्य निभा रही थी। सच ही कहते हैं, माँ जीने का अधिकार दे मुझे, देखना हर फर्ज अपना मैं निभाऊंगी। तेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ खड़ी हो जाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तेरा हाथ, बुढ़ापे की लाठी बन जाऊंगी। लड़का ही नहीं होता सब कुछ, यह सबक सबको सिखाऊंगी। हर मुसीबत में मैं तेरी हम सफ़र बन जाऊंगी। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।